हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं शक्ति श्रीवास्तव ब्लॉसम केयर क्लासेस से आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक नया लेक्चर जो कि होगा साइंस का और चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मेरा ये दूसरा लेक्चर है। इस चैप्टर को हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो जो भी बच्चे यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के बच्चे, जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो दोनों ही बच्चे इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान देखें, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बता रहा हूँ, जिससे कि दोनों बच्चों को समझ में आ जाए। और मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम, हर एक कंपटीशन या आपके हर एक सिलेबस में काम आएगा। बच्चों, जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिसिटी के इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के थ्रू आप लोग सीएचएस के एग्ज़ाम्स, क्लास 10th के में आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और क्लास 12th में जो इलेक्ट्रिसिटी है, उन सबको आप आराम से कवर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बेसिकली ये आपका क्लास 10th और सीएचएस के लिए तो बहुत ज़्यादा है कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका जो मैं बता रहा हूँ ये क्लास 10th और सीएचएस दोनों के लिए ही पूरा सिलेबस ही है, बस उतना। क्लास 10th के बच्चे जो हैं वो बच्चे इस लेक्चर को बहुत ध्यान देख लेंगे, क्योंकि उनके चैप्टर में ये सिलेबस है। और जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा क्लास 10th का सिलेबस है और सीएचएस का ही सिलेबस है, बस। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं मेरे चैनल को, जिससे कि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो भी बच्चे इस लेक्चर से नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लेक्चर नंबर 1 जरूर देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहा करे, कोई भी प्रॉब्लम रहा करे समझने में, या कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ भी टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो वो बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें, या तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट कर दिया करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, ये लेक्चर जो है ये आपका कंटिन्यू हो रहा है, लिखा है ना, कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट लेक्चर 1। लास्ट लेक्चर 1 जहाँ पे एंड हुआ था, उसके बाद ये लेक्चर आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने ये एरो बना दिया है। ठीक है, अब आपका टॉपिक आता है रियोस्टेट। ठीक है ना, तो जो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट होता है, ये रियोस्टेट होता है, देखिए मैं वो क्या होता है वो वही मैं बताने आपको जा रहा हूँ। एज वी नो दैट, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर एंड I इज इक्वल टू V अपान R होता है। ठीक है ना, शो दैट करेंट थ्रू कंडक्टर रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। आया समझ में? shows that current through conductor resistor is inversely proportional to its resistance। इसका मतलब आपको समझ आया कि जो आपका कंडक्टर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस होता है। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इसके रेजिस्टेंस को होता है। ठीक है ना, तो बच्चों ये आप लोगों को समझ आया। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट, ठीक है ना, ए कंपोनेंट इज कॉल्ड रियोस्टेट। क्या होता है रियोस्टेट? सो टू इंक्रीज और डिक्रीज मतलब बढ़ाने या घटाने के लिए, द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट, किसी सर्किट में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक कंपोनेंट का यूज किया जाता है। उस कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? रियोस्टेट कहते हैं। ठीक है ना, दैट रेगुलेट्स द करंट विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंटेड बाई RH। ठीक है बच्चों, तो करंट को किसी सर्किट में बढ़ाने या घटाने के लिए जिस कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट। ठीक है ना, आया समझ में डिफिनेशन इसकी? अब देखिए इसका सिंबल क्या होता है। ये आपका होता है सिंबल रियोस्टेट का, एक या तो ये होता है या तो ये होता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। ठीक है ना, इट इज ए कंडक्टर है लेस रेजिस्टेंस। ये एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस लेस होता है। रेजिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। ठीक है ना, चलिए अब आप नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर्स डिपेंड्स। किस फैक्टर्स पर, किस चीज़ पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है ना, मतलब प्रतिरोध किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ हो गया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा किसी भी मटेरियल के एरिया, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड जब इन दोनों को इसको और इसको हम लोग मिक्स कर देंगे, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आर है तो आर हो गया इधर,
और राइट हैंड साइड में एल अपान ए कर देंगे, दोनों एक साथ ले लेंगे तो एल अपान ए हो गया, ठीक है ना। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते हैं तो बीच में क्या आता है, इक्वल टू आता है। इस इक्वल टू के साथ इक्वल टू के राइट साइड में एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, ठीक है ना जी। ये बनाया जो, इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, रो। हिंदी में भी रो पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में भी रो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रो होता है, इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये रो हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहलाता है। आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, एल हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है और ए हमारा एरिया ऑफ कंडक्टर होता है। तो समझ आया बच्चों ये सब चीज़ें, ये होता है हमारा इतनी चीज़ें। तो वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है तो क्या बताएंगे, यहाँ से फॉर्मूला निकाल लीजिए। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपान एल हो जाएगा। ये आपका रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टू एरिया पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों। ये डिफिनेशन मैंने आपको बता दिया, फिर भी जिसमें डिफिनेशन लिखा है शायद दिखा देते हैं आप लोग को हम। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना बच्चों। तो एकदम सिंपल मैंने आपको बता दिया, उस सिंपल को आप लोग याद रख लीजिए, रट लीजिए एकदम। उससे सिंपल आप लोग कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी दिक्कत है मुझे बताते जाइएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो आर रो इज इक्वल टू आर ए अपान एल जो मैंने लिखा था अभी। और इसका यूनिट देखिए मीटर, देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इस मीटर से एक मीटर कट जाएगा, एक मीटर बच जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गया आपकी, ओम मीटर हो गई। इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है ना बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से मैं आप लोग बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान समझते रहिए एकदम। कोई दिक्कत तो बताइएगा मुझे। फॉर ए मटेरियल इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। किसी इरिस्पेक्टिव मटेरियल के लिए, ठीक है ना, किसी इरिस्पेक्टिव मटेरियल के लेंथ और एरिया के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, कांस्टेंट होती है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है बच्चों उसको ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। और भी नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंटली ऑफ ए मटेरियल वेरी विथ टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय होमोलोगस मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, ठीक है। क्या होता है कि ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है ये, ठीक है ना। एलॉय हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये क्या ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका खाली टेम्परेचर रेजिस्टेंस के बारे में, मतलब मटेरियल के बारे में है, किस मटेरियल का आपको है, ठीक है ना। आइए आप देखते हैं रेजिस्टेंस। अब देखिए रेजिस्टेंस हमारा किसी भी सर्किट में दो तरह से कनेक्ट हो सकता है। एक होता है सीरीज, ठीक है ना, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। अभी इसके नीचे पैरेलल भी आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों उसी, ये आपका क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपका इसका डेरिवेशन भी है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और फिक्स से आता है, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं बच्चे बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि मैं आप लोग को इस टॉपिक का सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है उसको मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ पहले तो, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देख लें और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी मैं बताऊँगा लास्ट में, ठीक है ना। और देखिए ये जो आपका है ये आपका सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है। सीरीज में रेजिस्टेंस का कनेक्शन कैसे होता है, ध्यान से एकदम देख लीजिए इसको, ठीक है ना। देखिएगा एकदम मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है ये। लेट अस टेक 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। ये आपका सर्किट है, ठीक है ना। देखिए रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है, R3 कनेक्टेड। सीरीज का मतलब है जो एक लाइन में कनेक्ट हो, जिसमें करंट आपका डिवाइड नहीं होता है, इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है। ध्यान रखिएगा सीरीज में, ठीक है ना, सीरीज में S में वोल्टेज डिवाइड होता है, SV होता है, ठीक है ना। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ मैं।
क्योंकि आप लोगों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है हर एग्जाम में, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सीरीज में क्या डिवाइड होता है और पैरेलल में क्या डिवाइड होता है। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है और पैरेलल में आई फॉर क्या होता है, करंट, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ये एकदम आप लोग याद रख लीजिए इसको एकदम, ठीक है ना, ट्रिक की तरह याद कर लीजिए एकदम। अब देखिए ये रेजिस्टेंस है, ठीक, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसमें करंट आपका कंटिन्यू फ्लो हो रहा है, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, वोल्टेज इसमें आपका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए वोल्टेज कहीं आपस में मिला नहीं है, ये आपका की लिखा लगा होता है, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है, ठीक ना। अब ओम्स लॉ स्टेटेड, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है हमारा, V इक्वल टू आई आर। अभी हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर होता है। अब जब रेजिस्टेंस हमारा R1 है, वोल्टेज V1 है, ठीक, तो वोल्टेज यहाँ V की जगह V1 करते हैं हम लोग, नीचे आ रही है, देखते रहिए ध्यान से एकदम, ठीक है ना। देखिएगा V इक्वल टू आई आर, तो ओम्स लॉ से था, तो V1 इज इक्वल टू आई R1, आई को क्यों I1 क्यों नहीं किया हमने, आई को I1 इसलिए नहीं किया क्योंकि करंट हमारा तीनों में क्या हो रहा है, तीनों में सेम है, करंट हमारा तीनों में सेम है, इसलिए आई ही रहेगा। और R1 देखिए R1 R2 R3 था और V1 V2 V3, इसलिए ये दोनों चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए तो V इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 एंड V3 इज इक्वल टू आई R3, ठीक है ना। ये तीनों हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड कर देंगे। उससे पहले टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये V, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, ये V है ना, तो ये V हो गया हमारा, ठीक। V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और V इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कर देंगे हम लोग, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, फिर से देख लीजिए ध्यान से एकदम समझ लीजिए, ये जो 3 लिखा है, ठीक, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू आई R1 आई R2 आई R3, ये आएगा। और V1 प्लस V2 प्लस V3 इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये देखो V है, ये निकाले है ना, तो इसकी जगह V रख दिया हमने, और आई R1 आई R2 आई R3। अब आई तीनों में कॉमन है, आई आपका तीनों में कॉमन था, तीनों कॉमन कर लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। और इधर क्या है, देखिए V इक्वल टू होता क्या है, आई आर, ओम्स लॉ से यही होता है ना, V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से, तो इस V इक्वल टू आई आर रख दीजिए, तो आई से आई कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जो सीरीज में आपका रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो डायरेक्ट आपका ऐड कर देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं, आर, अब इसको ले सकते हैं हम लोग एस फॉर सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। तो ये आपका सीरीज में सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है ये, ठीक है बच्चों। इसमें कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जो भी दिक्कत आए देख लीजिए, समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है बच्चों। आइए अब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अभी हमने क्या पढ़ा सीरीज, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पैरेलल, ठीक है ना। अब देखिएगा लेटेस्ट टेक वही सेम चीज़, 3 रेजिस्टेंस हम लोग लेते हैं R1 R2 R3, ठीक है ना, 3 रेजिस्टेंस हम लोग ले लिया R1 R2 R3। अब देखिए ये हो गया आपका, अब ये R1 R2 R3 क्या टॉपिक आपका है, पैरेलल है ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जो लाइन कभी ना मिले, तीनों ऐसे 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 रहते हैं, कभी मिलते नहीं हैं ये तीनों, तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, R1 R2 R3, ठीक। इसमें देखिए आपका करंट यहाँ पर, यहाँ से इस सर्किट वोल्टेज है, ये की है, यहाँ से करंट यहाँ आया, ऐसे आया, एक करंट इधर गया, एक करंट इधर आया, एक करंट इधर आया, 3 करंट डिवाइड हो रहा है ना। मैंने आपको क्या बताया था, P I बताया था ना, I फॉर करंट, करंट डिवाइड होता है किसमें, पैरेलल में, ठीक। तो पहले करंट डिवाइड हो गया, इसमें वोल्टेज क्या होता है हमारा, सेम रहता है, ठीक ना, वोल्टेज सेम रहता है। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपने देखा कि करंट डिवाइड, वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, तो वोल्टेज V1 V2 V3 हो गया था, रेजिस्टेंस 3 था, R1 R2 R3 हो गया था, और करंट मतलब I तीनों में सेम था, इसलिए I था। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, V रहेगा, केवल यहाँ पे I1 I2 I3 हो जाएगा, R1 R2 और R3 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट पेज पर ध्यान से देखते रहिएगा, जो बता रहा हूँ उसको एकदम समझ लीजिएगा अच्छे से एकदम, ठीक है। चलिए देखिए अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, सबको पता है ये ना। अगर यहाँ से I निकालें हम, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन R होगा कि नहीं होगा, होगा V अपन R ना। तो I1 इज इक्वल टू V अपन R1 लिख दें हम, कोई दिक्कत नहीं, तो वही इन्होंने लिखा है, I1 इज इक्वल टू V अपन R1, I2 इज इक्वल टू V अपन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपन R3। आए समझ बच्चों, I1 I2 I3 3 करंट डिवाइड हो रहे हैं हमारे, 3 रेजिस्टेंस लगा है R1 R2 R3, और वोल्टेज तीनों में क्या है हमारा, सेम है, ठीक है ना।
ध्यान देखते रहिए एकदम, कोई डाउट मत रखिएगा। टोटल करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो जहाँ I आएगा वहाँ पे, जहाँ I1 I2 I3 आएगा प्लस में, वहाँ पे उसकी जगह I रख देंगे हम लोग, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, तीनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखिएगा वही चीज़ है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू यही V/R1 V/R2 V/R3, यही होगा प्लस में, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर, देखिए ये I है, ठीक है ना, I है, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे, I रख देंगे। अब I इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला था, V/R तो निकाला था, अभी मैंने लिखा था आपको ना, ये भी इसी के ऊपर लिखा था मैंने, I इज इक्वल टू V/R। तो इस I के जगह हम लोग क्या रख दिए, V/R रख दिए, ये वाला, ठीक। अब देखिएगा V/R रखने के बाद यहाँ से V तीनों में था, कॉमन ले लिया हम लोगों ने, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस V से ये V कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू, ये आपका हो गया पैरेलल का फॉर्मूला। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो RP का मतलब हो गया आपका पैरेलल, ठीक है बच्चों। देखिए दिखा नीचे, thus we conclude that the reciprocal of total effective resistance of the several resistors connected in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसों के सम के इक्वल होता है, लेकिन रेसिप्रोकल में, किसमें, पैरेलल में, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन इन ऑर्डर इन ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। In series connection, if any of the component fail to work, the circuit will break. सीरीज में क्या होता है, अगर कोई भी कनेक्शन हमारा फेल हुआ, कोई भी कंपोनेंट इन सीरीज कनेक्शन, इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट फेल टू वर्क, द सर्किट विल ब्रेक एंड देन नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। आप लोगों ने झालर देखा है, ठीक है ना, कई झालर, जब पहले झालर आते थे, वो झालर में जो बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते थे, वो झालर जलने बंद जाते थे, कब, अगर उसमें से कोई भी एक बल्ब खराब हो जाता था, ठीक है ना। तो सीरीज कनेक्शन वही होता है कि अगर आपका एक साथ कई बल्ब जल लगे हुए हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अगर उनमें से कोई एक, मान लो ये वाला ख़राब हो गया आपका, ठीक है, तो ये तीनों जलना क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये तीनों नहीं जलेंगे, ठीक है ना। तो सीरीज का ये खराबी होता है, सीरीज का ये डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट ए बल्ब एंड ए हीटर इन सीरीज, ठीक, किसी भी बल्ब और हीटर को सीरीज में कनेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपरली, क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट चाहिए ऑपरेट होने के लिए। हीटर बहुत ज़्यादा करंट लेता है, बल्ब थोड़ा सा करंट लेता है, ठीक है ना, इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है एक ही सीरीज में कनेक्ट होना, ठीक है ना। जो हमारे घरों की सप्लाई होती है, हमारे होम सप्लाई जो होती है, वो किस में होती है, पैरेलल में होती है, ध्यान रखिएगा, घरों की सप्लाई हमारी पैरेलल में होती है, तभी एक बल्ब फ्यूज़ होने पे सारे बल्ब नहीं बंद हो जाते हैं, एक बल्ब जो फ्यूज़ होता है केवल वही बल्ब बंद होता है, सारे और सारे जलते रहते हैं। अगर सीरीज में होता तो कोई भी कंपोनेंट, सपोज कि आपको कोई एक पंखा ख़राब हो गया तो पूरे घर की लाइट ख़राब हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सब कुछ एक ही से कनेक्ट होता, ठीक है ना। कोई बल्ब ख़राब हो गया तो पूरे घर की लाइट ख़राब हो गई, कहीं कुछ नहीं जलेगा, ठीक है ना। इसलिए घरों की लाइट हमारी किस में होती है, पैरेलल में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते रहिए ध्यान से एकदम। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का, हीटिंग मतलब तापीय प्रभाव, ठीक है ना, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। अब विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है उसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, देखिए ध्यान से, बैटरी और सेल इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू रेजिस्टर्स, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन इन विल प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस एट इट्स टू टर्मिनल्स, ठीक है ना। रेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट दैट इज रेजेस द टेम्परेचर टू गैजेट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन हार्मफुल कंज्यूम्ड इन यूजफुल वर्क, ठीक है, लाइक रोटेटिंग ऑफ फैन। टू मेंटेन दिस करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एक्सेट्रा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब आप लोग जनरली इतना समझ लीजिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि आपका जो आयरन होता है, आयरन जो घर में प्रेस होता है, ठीक है ना, वो आपका हीटिंग इफेक्ट करता है। जैसे
हम लोग आयरन के प्लग को जब सॉकेट में लगाते हैं, ठीक है, अपने घर में प्लग में लगाते हैं, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं हम लोग उसको ना। तो उसको जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देते हैं तो आफ्टर सम टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट कुछ टाइम बाद वो हीट हमारा केस में वो करंट हमने उसको करंट दिया है ना, पावर दिया है ना, पी हमने दिया उसको ना, पी से पावर मान लीजिए या आई से करंट मान लीजिए, हमने उसको क्या दिया है, करंट दिया है ना। तो जो करंट दिया है हमने उसको किस में चेंज हो जा रहा है, एच में चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो जा रहा है, हीट में चेंज हो जा रहा है वो आपका। आफ्टर सम टाइम वो प्रेस क्या होता है हमारा, गर्म हो जाता है ना। आप इंडक्शन ले लीजिए, इंडक्शन क्या होता है हमारा, पहले तो उसको हम प्लग में लगाते हैं ना, जब प्लग में लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं उसको हम लोग, ठीक है ना, करंट दे रहे हैं। तो वो बाद में हमारा क्या दे रहा है हमको, हीट दे रहा है, हीट ना। तो ये हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है वही आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके एग्जाम्पल में आप लोग आयरन में ले सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर आयरन एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी इसका देखिए डेरिवेशन भी है इसका, बहुत बढ़िया, ध्यान से एकदम देखिएगा, आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊँगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना। लेट अस सपोज दैट करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर द टाइम टी, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज वी, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये आपका पोटेंशियल डिफिनीशन होता है, सबको पता है ये चीज़ तो ना, कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल और वोल्टेज, ठीक है ना। वर्क डन इन मॉर्निंग द चार्ज क्यू विल बी वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या वी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो भी डाउट है बताइएगा मुझे। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू हो गया, पावर पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। पावर की डिफिनेशन यही होती है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, कार्य करने की शक्ति को क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। तो अब W की जगह हमने क्या रख दिया, V और Q रख दिया, अपान में T, P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। देखिए I क्यू बाई टी आ गया। अब I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, ये I की डिफिनेशन होती है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आई और क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी देखिए ये दिख रहा था आपको, क्यू बाई टी है, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, आई रख दिया, तो वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला आपका, वी आई। अब ये पावर का फॉर्मूला है, पी क्या है हमारा यहाँ पर पावर है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, पी इज इक्वल टू वी आई। हीट एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स फॉर टाइम टी विल बी, मैंने आप लोगों को भी जो बता रहा था मैं, आयरन को हम लोग क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, करंट से मैंने पावर भी बोला था मैं, ठीक है ना। तो करंट भी है और पावर भी है, क्यों, क्योंकि उसमें वोल्टेज भी है और करंट भी है, तो वोल्टेज करंट मिलकर क्या हो जाता है, ये आपके पावर हो जाता है पी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बार बार पावर बोल रहा था। तो पावर को जब हम लोग किसी भी चीज़ को देते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो किस में चेंज हो जा रहा है, हीट में हो जा रहा है। तो पी हमारा किस में चेंज हो जा रहा है, एच में, तो पी एच इज इक्वल टू पी इंटू टी, क्यों, क्योंकि सम टाइम बाद चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम तो लग रहा है ना, तो उस टाइम बाद चेंज हो रहा है, इसलिए एच इज इक्वल टू पी इंटू टी, हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पी इज इक्वल टू एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब ध्यान दीजिएगा, P आ गया आपका, P इज इक्वल टू वी आई होता है, हमको पता है ना, P इज इक्वल टू वी आई, ये हमने लिखा है यहाँ पर। तो इस P की जगह वी आई दी तो क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा, ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ओम्स लॉ से आई आर, इस V की जगह आई आर रख दीजिए, ठीक है ना। तो आई आर और आई इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देख लीजिएगा इसको एकदम, ठीक है। दिस इज नोन है जूस लॉ, इसी को हम लोग जूस लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना। जूस लॉ भी हमारा यही होता है, क्या होता है जूस लॉ, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है ना। और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं हम लोग, क्या होता है हमारा आई स्क्वायर टी आता है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं हम लोग तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आई स्क्वायर आर आ जाता है यहाँ पर, और ये टी हो जाता है, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। यही हमारा जूस लॉ भी है। अभी आप लोग टॉपिक में पूछ सकता है व्हाट इज जूस लॉ, तो आप लोग जूस लॉ में यही लिखेंगे कि जो हीट होता है हमारा वो करंट के स्क्वायर के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे आप लोग कि ऊष्मा जो होती है, हीट को ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है ना, जो ऊष्मा होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, धारा के वर्ग के। और फिर ऊष्मा जो हमारी होती है वो टाइम के, समय के अनुपाती होती है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर टी हो जाता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं हम लोग यहाँ से तो आ रहा आता है यहाँ पे हमारा। ठीक है ना, तो ये हमारा जूल्स लॉ होता है, जूल का नियम, जूल का नियम, इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं, जूल का तापन नियम। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कई नाम से इसको पूछ सकता है क्वेश्चन को, तो याद रखिएगा। ठीक है, देखिए लिखा नहीं, द लॉ स्टेटेड दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉर गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ठीक है ना, ये आपका जूल्स लॉ होता है, ध्यान रखिएगा, ये जूल्स लॉ आपका है। ठीक है ना, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा एकदम। जो दिक्कत है मुझे बताइएगा। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, मैंने आप लोग एग्जाम्पल बताया अभी, टोस्टर, ओवन, हीटर, सब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। इट इज़ आल्सो यूज इन बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट, बल्ब को भी हम लोग पहले क्या देते हैं, सॉकेट देते हैं, तब जाके वो ऑन होता है, ऑन होने के बाद क्या देता है, बल्ब हमारा क्या होता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिएगा, ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, जो भी दिक्कत है किसी को बताइएगा हमको पढ़ने के बाद। ठीक है ना, देखिएगा, इट इज़ आल्सो यूज इन द फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज आप लोग नहीं देखे होंगे शायद, मेरे ख्याल से कुछ लोग जानते भी होंगे। ठीक है ना, आपके जो घर में बोर्ड होता है जहाँ पे पंखे का स्विच, लाइट का स्विच लगा होता है, ऑन करना होता है, उसके जस्ट उसी बोर्ड में ऊपर एक इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा, उसके ऊपर फ्यूज लिखा होता है। ठीक है ना, फ्यूज ए सेफ्टी डिवाइस प्रोटेक्ट द सर्किट्स एंड अप्लायंस बाई स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ हायर करंट। ठीक ना, उस सर्किट में हाई करंट को रोकने से बचाता है। क्या बचाता है, फ्यूज, इसलिए फ्यूज को हम लोग बोलते हैं फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस। ठीक है ना, द वायर ऑफ फ्यूज इज मेड ऑन एलॉय मेटल फॉर एन एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है ना, यही एग्जाम्पल आपका होता है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन का। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका लास्ट टॉपिक आ रहा है, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेटेस्ट कंसीडर एन एप्लायंस इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक है ना, विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो 1 किलोवाट क्या दिया हमारा, पावर दिया है P, और 220 वोल्ट V मतलब क्या होगा, वोल्टेज दिया है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। P हमारा दिया है 1 किलोवाट और V दिया है 220 वोल्ट, तो 1 किलोवाट को वाट में चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1000 वाट अपॉन 220 वोल्ट। ठीक है ना, तो सॉरी, तो 100 अपॉन 22 4.54 एम्पियर, आई इक्वल कितना आ गया, 4.54 एम्पियर आ गया आपका। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस, कोई प्रेस आपका है जो 1 किलोवाट एनर्जी यूज़ करता है। ठीक है ना, 1 किलोवाट पावर यूज़ करता है, और कितने सप्लाई पर, 220 सप्लाई पर, तो उसको कितने करंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो कितने करंट की जरूरत पड़ेगी आपको, 4.54 एम्पियर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, ये होता है आपका। ठीक है बच्चों, इन दिस केस फ्यूज 5 एम्पियर फ्यूज इज रिक्वायर्ड। तो इस एप्लायंस को यूज़ करने के लिए, इस रेटिंग के करंट को यूज़ करने के लिए हमको 5 एम्पियर के फ्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि लगभग उसी के रेंज में मान लेते हैं हम लोग, उससे थोड़ा सा ज़्यादा की फ्यूज हम लोग लगा देते हैं। ठीक है ना, ताकि उससे अगर ज़्यादा करंट आएगा तो इसका मतलब हमारे सप्लाई में कोई दिक्कत है, तो वो आप ऑटोमेटिक आपको कट कर देगा सप्लाई को। ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसके लिए MCB भी यूज करते हैं, मिनी सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इन दिस केस, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है ना, ध्यान देखिएगा, मैं जो बता दे रहा हूँ आप लोग को एकदम ध्यान समझ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक, इसको हम लोग डायरेक्ट डिफिनेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज V एंड I, करंट इज कॉल्ड पावर। ठीक, एक लाइन का डिफिनेशन याद रख लीजिए, बस यही लिख दीजिएगा आप लोग का डिफिनेशन हो गया। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर। ठीक है ना, मतलब विभव और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं, विभव और धारा के गुणनफल को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है ना, P इज इक्वल टू VI, और
P इज इक्वल टू वी का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ जो आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर आर हो गया ये, और P इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक ना। तो कई फॉर्मूले होते हैं इसके, ये सारे फॉर्मूले देख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक ना। P इज इक्वल टू ई बाई टी भी होता है, क्योंकि P इज इक्वल ई इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी, ई फॉर एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। कहीं एनर्जी को E से लिखा है, कहीं एनर्जी को S से लिखा है, तो उसके लिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। पावर की SI यूनिट क्या है आपकी, वाट। वाट एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, जिन्होंने किसकी खोज की थी, स्टीम की, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट क्या पड़ा है, वाट, ठीक है ना। 1 वाट। अब 1 वाट की डिफिनीसन, हर यूनिट की डिफिनीसन आपको मैं बताया हूँ इस टॉपिक पे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अभी आप लोगों को मैंने लास्ट में एम्पियर भी बताया था, वोल्ट भी बताया था, ओम भी बताया था, सबकी डिफिनीसन मैंने बताई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीसन होती है, याद रख लीजिएगा, रट लीजिएगा एकदम। 1 वाट डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम्ड बाय ए डिवाइस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes through it at the potential difference of 1 volt. P is equal to VI and 1 watt is equal to 1 volt into 1 ampere, ठीक है ना। अब आप देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी P is equal to E by T, E is equal to P into T, जो मैंने आपको बताया अभी आपको, ठीक है ना। आपका एक लास्ट टॉपिक आता है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वाट, सेकेंड और जूल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी E होता है, E is equal to क्या होता है, P into T होता है, ठीक है ना, ये एनर्जी होता है, ठीक है ना। पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, मतलब ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होता है आपकी, शक्ति इंटू समय, शक्ति इंटू समय, ठीक है ना। ये ऊर्जा इज इक्वल टू होता है आपका, और इसकी यूनिट क्या होती है, वाट इंटू सेकेंड या तो जूल होता है, ठीक है ना। जूल, जूल आपको साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर जूल पड़ा है, ठीक है ना। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट मतलब, कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, जो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्या होता है, किलोवाट आवर और 1 यूनिट, हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं। आपके घरों में बिजली है, ठीक है, लाइट है, मीटर लगा होगा, मीटर पे क्या आता है, 2 यूनिट बढ़ गया, 3 यूनिट बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया, 10 यूनिट आ गया, 50 यूनिट आ गया। तो ये यूनिट क्या है हमारा, 1 यूनिट क्या है हमारा, पावर की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, मात्रक है ये, ठीक है ना। ये कॉमर्शियल यूनिट है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो वो है, अब E इक्वल टू P इंटू टी होता है 1 की। आप देखिए ये जो आपको मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का पक्का आता है, फिक्स आता है, लिख के रख लीजिए इसको, पक्का आएगा, ठीक। क्या आएगा, किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर इंटू आवर, 1 किलोवाट इंटू आवर, चेंज कर दिया हमने, ठीक। अब 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक। तो 36 और देखिए 3 जीरो, ये 2 जीरो, 36 × 10⁵ और ये वाट और ये सेकंड, ठीक है ना, ये वाट और ये सेकंड, तो वाट और सेकंड, और 2 जीरो ये था, 3 जीरो ये था, तो ये 10⁵ हो गया, 10 टू द पावर 5, और ये 36 था, 36 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 36 ही आएगा। अब 36 को हम लोग 3.6 लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वाट इंटू सेकेंड हमारा क्या होता है, जूल होता है, तो ये जूल कर दिया हमने। तो 1 किलोवाट आवर और जूल में आपसे रिलेशन पूछता है, क्वेश्चन लिख के आ जाएगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड जूल, 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध होता है, ये स्थापित कीजिए या बताइए। तो ये संबंध होता है दोनों में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट, एक घोड़े में 746 वाट की शक्ति होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आपके हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब कुछ टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बच्चों आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, किसी बच्चे को जो डाउट हो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। मैं जल्दी आप लोग का इस चैप्टर का टेस्ट भी लूँगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखिएगा, आज मैं आप लोगों को होमवर्क जो दे रहा हूँ ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों को होमवर्क में बताना है कि पावर की यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, इसके अलावा और आप लोग बताएंगे कि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, विभव का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ठीक है ना। 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या संबंध होता है, ये भी आप लोग
बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और जो भी किसी को दिक्कत है किसी भी टॉपिक पर तो भी कमेंट कर देगा, ठीक है ना, और मुझे बता देगा, मैं उसको फिर से एक बार बताने की अच्छी तरीके से कोशिश करूंगा, ठीक है ना बच्चों। वैसे मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और अगर अच्छे समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। और जल्दी आप लोग का इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूँगा, इसी पर लाइव टेस्ट लूँगा, तो इसलिए लेक्चर के साथ बने रहिए, कभी मैं आपको उसका नोटिफिकेशन दे सकता हूँ, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, ठीक है। ओके बाय।